नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ग्वालियर के उस बेरोजगार युवक की जिसे आयकर विभाग ने 46 करोड़ का नोटिस थमा दिया है। जी हां, ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय में इंग्लिश में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे छात्र प्रमोद दंडोतिया के साथ बड़े ही अजीब किस्म का फ्रॉड हुआ है। आयकर विभाग का नोटिस मिलने के बाद छात्र को इस बात की जानकारी लगी। आयकर के नोटिस में आयकर विभाग ने छात्र से 46 करोड़ के लेन देन का हिसाब मांगा है। अब बेरोजगार छात्र पुलिस थाने और आयकर दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है और इधर उधर आयकर विभाग के दफ्तरों के चक्कर काट के वो परेशान हो गया है। दूसरी तरफ आयकर विभाग उस पर आयकर और चोरी करने का आरोप लगा रहा है, जबकि छात्र समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके नाम पर उसके पैन कार्ड की कॉपी लेकर आखिर कारोबार कर कौन रहा है। फिलहाल छात्र ने एसपी ऑफिस में उसके साथ हुए इस फ्रॉड की शिकायत की है। आइए पहले आपको शिकायत करने वाले छात्र और एडिशनल एसपी की बात सुनाते हैं। मेरा मामला यह है कि सर मेरे पैन कार्ड का अज्ञात लोगों ने फर्जी तरीके से यूज़ करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया दिल्ली और मुंबई में। तो इन्होंने सर काफ़ी करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया है, जिसका सर मुझे नोटिस आया इनकम टैक्स से। तब जाके मुझे पता चला 27 जनवरी को नोटिस आया, लेकिन घर में शादी थी तो उस कारण से पता नहीं चल पाया। तो 10 तारीख को मुझे इन्फॉर्म किया, लेटर दिया घर वालों ने, तब जाके मुझे पता चल गया। तो सर फिर मैंने आके यहाँ इनकम टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट दोनों में जाके पता किया, तो उन्होंने बताया कि आपके पैन कार्ड का कंपनी फर्म बनी हुई है, आप कंपनी चल रही है आपके नाम की दिल्ली में और पुणे में, और उन्होंने काफ़ी का लेन देन किया है। तो सर जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पता किया तो उन्होंने बताया कि ये जीएसटी की चोरी की गई है। कितने रुपए की? सर 40 करोड़ से ऊपर का शो हो रहा है। जहाँ तक है सर इतना तो जानकारी नहीं है मुझे ज़्यादा उसमें, लेकिन उसमें जो शो हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ये अभी एक शिकायत प्राप्त हुआ है, उसमें उनका कहना है कि उनका पैन कार्ड का दुरुपयोग करके किसी व्यक्ति ने कोई कंपनी ऑपरेट कर रहा था और उस कंपनी द्वारा 40 करोड़ के ऊपर का ट्रांजैक्शन किया है। उस संबंध में इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस प्राप्त हुआ है, उसके बाद इनको इनके नॉलेज में आ गया, ऐसे बता रहे हैं। तो उस संबंध में उनको सलाह दे दी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास है वो अटैच करके आवेदन पुनः प्रस्तुत करने के लिए बोला है। उसमें प्राथमिक जांच की जाएगी और उसके जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसके आगे करते हैं। तो देखा आपने, छात्र अब काफी परेशान है क्योंकि वो बेरोजगार है। इधर पीड़ित छात्र प्रमोद दंडोतिया से हमारे संवाददाता देव श्रीमाली ने खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। अंग्रेजी में एमए की परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रमोद सिंह दंडोतिया पिछले कई दिनों से बहुत परेशान हैं। उनको इनकम टैक्स विभाग ने एक नोटिस भेज दिया, कहा गया कि आपने जो है 46 करोड़ रुपए का कारोबार किया है, जबकि वो ना तो कोई रोजगार करते हैं ना व्यापार करते हैं, बल्कि वो पढ़ाई में लगे हुए हैं और वो पिछले कई दिनों से दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या जवाब दें और किस तरह से इस समस्या से निपटें। हमारे साथ प्रमोद सिंह दंडोतिया जी ही हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। ये आपका क्या नाम है और क्या करते हैं? मेरा नाम प्रमोद सिंह दंडोतिया है। मैं एमए में हूँ, इंग्लिश से एमए कर रहा हूँ जीवाजी यूनिवर्सिटी से, एसएलपी कॉलेज से। मेरा लास्ट सेम है। मेरा मामला है, मुझे इनकम टैक्स से एक नोटिस आया। आपको कब ये नोटिस आया और क्या नोटिस? मुझे 27 जनवरी को आया था, लेकिन घर में शादी थी तो उस कारण मुझे पता नहीं चल पाया। 10 फरवरी को मुझे नोटिस घर वालों ने इन्फॉर्म किया, बताया। उसके बाद मैंने नोटिस देखा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये किस चीज़ का नोटिस है। क्यों समझ नहीं आया आपको? उसका इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि उसमें जो अमाउंट था वो अमाउंट तो मैंने कभी सोचा ही नहीं अपनी लाइफ में, इतना ज़्यादा अमाउंट था। फिर उस दिन संडे होने के कारण मैं डिपार्टमेंट में नहीं जा सका। अगले दिन मैं डिपार्टमेंट में पता करने गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने बोला कि आपने लेन देन किया है तो आपको इसका ब्यौरा देना है, इसका आपको ऑनलाइन ही जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा तो कोई वो नहीं है। कि फिर सीए साहब के पास गया तो उन्होंने मेरे पैन कार्ड के ऊपर चेक वेक किया तो उस पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनी हुई है, एक दिल्ली में और एक पुणे में। तो यहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं, कोई पता नहीं अज्ञात व्यक्ति हैं। उन्होंने उसके बाद क्या कहा, जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कारोबार करती है फर्म? सर ये तो नहीं पता क्या कारोबार है उनका, इतनी ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है। और उस पर नोटिस फिर मैंने इनकम टैक्स में जाके अपना वो बनाया, रजिस्ट्रेशन किया उस पर साइट पर जाके, तो उसमें नोटिस में डिटेल निकलवाई
तो उसमें 46 करोड़ 27 लाख उससे ऊपर का ट्रांजैक्शन शो हो रहा है। अच्छा, हाँ, और ये कब से कब का ट्रांजैक्शन है? ये 2021 से फर्म बनाई हुई है इन्होंने, और ट्रांजैक्शन तो इन्हीं सालों के बीच में है। इन्होंने पीएमओ में भी शिकायत की है और बाकी जगह भी ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरह की शिकायतें। अभी ये पढ़ाई छोड़ के सिर्फ शिकायतें कर रहे हैं या शिकायतों का जवाब दे रहे हैं? और स्वाभाविक है कि एक स्टूडेंट है तो कितनी मानसिक वेदना के दौर से गुजर रहे होंगे, इसका अंदाज़ा स्वयं ही लगाया जा सकता है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। तो मामला आप समझ गए हैं कि किस तरह से ग्वालियर के विश्वविद्यालय में, जिवाजी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले इस छात्र के साथ एक तरह से ठगी हुई है और उसे पता भी नहीं चला कि उसके पैन कार्ड का दुरुपयोग कर किसी ने जीएसटी चोरी की है। अब फिलहाल आयकर विभाग की टीम छात्र के ऊपर दबाव डाल रही है, नोटिस जारी किया 46 करोड़ का, और छात्र है कि पढ़ाई छोड़कर पुलिस थाने और आयकर विभाग के चक्कर काट रहा है। इसी मसले पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ पैनल में कुछ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त ग्वालियर से हमारे सहयोगी देव श्रीमाली साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट मोनाली गुहा जी जुड़ रही हैं। मोनाली जी, बहुत स्वागत है आपका। आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो वित्तीय मामलों में सलाहकार के तौर पर, एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी राणा जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं देव साहब आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं शायद आपके साथ वही पीड़ित छात्र है जिसने एसपी से शिकायत की है, गुहार लगाई है। उससे जरा पूछिए कितना वक्त हो गया है, क्या मनस्थिति है अभी? पढ़ाई छोड़कर पुलिस थाने के चक्कर काट रहा है एक बेरोजगार छात्र, उसे खुद नहीं पता कि उसके पैन कार्ड का आखिर किस तरह दुरुपयोग हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये पिछले कई दिनों से ऑफिस दर ऑफिस चक्कर काट रहे हैं और हम उनसे ही आपकी सीधी बातचीत कराते हैं। आपने इतने दिन तक जो ये सब किया है, कार्रवाई करने की कोशिश की, अब तक क्या क्या किया और कितना आराम मिला, कहाँ से कैसे, पूरा से पता? मेरा नाम प्रमोद सिंह डंडौतिया, मैं ग्वालियर से हूँ, एमए का छात्र हूँ, एसएलपी कॉलेज से, जीवाजी यूनिवर्सिटी से। 27 जनवरी को एक नोटिस आया आयकर विभाग से, जिसमें मुझसे ब्यौरा मांगा गया। उसमें एक व्यक्ति का नाम था, उसमें नोटिस में ये लिखा हुआ था कि आपने इनके साथ लेन देन किया है, उसका ब्यौरा दीजिए। तो मेरी समझ में नहीं आया। फिर मैं अगले दिन, क्या उस दिन संडे था, अब मैं अगले दिन क्या कहते हैं इनकम टैक्स ऑफिस गया। वहाँ जाके पता किया तो उन्होंने बताया कि वो जीएसटी फर्म आपके नाम से बनी हुई है। फिर मैं जीएसटी डिपार्टमेंट गया, वहाँ से पता किया, उनको बताया। तो मैंने उनसे पूछा इसका कोई सॉल्यूशन, तो उन्होंने बोला इसमें हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका सेंट्रल जीएसटी से बना हुआ है, सेंट्रल से बना हुआ है, आपको वहीं जाना पड़ेगा। और मेरा जो पैन कार्ड पे जीएसटी फर्म बनी हुई है वो दिल्ली और पुणे में बनी हुई है, जिस पर लोगों ने काफ़ी करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया है। उसके बाद आप जो कैसे कार्रवाई शुरू और अब तक क्या कुछ? उसके बाद मैं, हमारे यहाँ पे कंपू थाना है साइबर, मैं वहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के लिए गया, आवेदन लेके गया। तो उन्होंने आवेदन नहीं लिया था, उन्होंने बोला था कि आप ऑनलाइन शिकायत कर दीजिए। तो मैंने कहा ऑनलाइन क्यों करना है, जब मैं आपके यहाँ देने आया हूँ स्वयं तो आपको लेना चाहिए। तो उन्होंने नहीं ली। फिर मैंने कोशिश की ऑनलाइन पे शिकायत करने की, लेकिन वो मुझसे नहीं हुआ, उसमें समझ नहीं आया ज़्यादा मुझे। फिर क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने MPCM हेल्पलाइन में शिकायत की 14 फरवरी को कि मेरी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है साइबर थाने में। उसके बाद फिर मैंने 15 तारीख को आवक जावक में एसपी ऑफिस में आवेदन देके आया। उसके बाद मैं कलेक्ट्रेट गया 20 फरवरी को। आकाश जी, मुझे लग रहा है आप कुछ पूछना चाह रहे हैं पीड़ित छात्र से। जी मैं पूछना चाहता हूँ। 5 फरवरी को जी, मैं आपके थ्रू पूछ लूं क्या, या मैं जी सीधा जी पूछ सकता हूं बिल्कुल उनसे? बिल्कुल, आप पूछिए आकाश जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी मैं ये छात्र से पूछना चाहता हूं, 40 करोड़ से ऊपर की ट्रांजैक्शन बताई जा रही हैं कि आपके पैन से रिलेटेड हुई हैं जीएसटी को लेके। अब 40 करोड़ की ट्रांजैक्शन कैश में तो हो नहीं सकती, तो कोई ना कोई बैंक जरूर इन्वॉल्व होगा जिसमें 40 करोड़ की ट्रांजैक्शन है। आपने अभी तक क्या ये जानकारी ली है कि कौन से बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है आपकी तरफ से? जैसे जहां आपके पैन की बात आ रही है, क्या कोई ऐसा बैंक अकाउंट है जहां से पैसा गया है और आया है? क्योंकि अगर ऐसा कोई बैंक अकाउंट है तो वहां से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि पैसा कब कब किसको गया है और कहां से कब आया है। तब आप आगे पहुंच सकते हैं कि किस तरह की ट्रांजैक्शन है, सामने वाली पार्टी कौन सी है,
कौन से गुड्स की बात हो रही है कि वो ट्रांजैक्शन में दिए गए हैं, तो सबसे पहले ये आ जाता है कि इतनी अमाउंट की ट्रांजैक्शंस कैश में तो हो नहीं सकती। बिल्कुल जी। क्या आपने वो बैंक अकाउंट का पता किया? जी, ये जानना चाह रहे हैं जो वहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जिंदल जी जी कि आपने चूंकि इतना करोड़ों की डील है तो वो कैश में तो हो नहीं सकती, हाँ बैंक के थ्रू हुई होगी। तो क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि वो उन लोगों ने कौन सी बैंक में अकाउंट खोल सर, रखा है? ये सारी चीज़ें मैंने नहीं चेक की हैं, क्योंकि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और जीएसटी डिपार्टमेंट में पता करने गया था, तो मुझे वहाँ ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई थी। तो दीपक, इनका कहना यह है कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी जा चुके हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट में भी जा चुके हैं, लेकिन वहां से इनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही जी। कि उनके अकाउंट कहाँ हैं और किन खातों में पैसा गया है, किन खातों से जी। पैसा आया आकाश है। जी कुछ इनका पूछना कहना चाह ये रहे हैं। आपका कोई जी। अकाउंट खुद जी, का जी। है? मेरा सिर्फ एक मैं अकाउंट आपको है, एक सलाह उसका दूंगा, स्टेटमेंट अपने आप इनकम पुलिस टैक्स थाने और में जीएसटी है, में आवेदन के दोबारा साथ। जाइए, ट्रांजैक्शन पता कीजिए। क्यों? तो क्योंकि इनका कहना जीएसटी ये भी है डिपार्टमेंट में अगर ट्रांजैक्शन स्टेट हुई बैंक हैं ऑफ इंडिया में तो जाहिर अकाउंट सी है बात है और उस आपके अकाउंट ट्रांजैक्शन में का वॉल्यूम इतना स्टेटमेंट है भी कि पुलिस उसके को भी ऊपर दे जीएसटी चुके आनी हैं, चाहिए। इनकम टैक्स। तो आपको ट्रांजैक्शंस की डिटेल और ई वे बिल वो मिलने चाहिए। दूसरा, इनकम टैक्स में अगर ये ट्रांजैक्शन पहुंची हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सी ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी कि टीडीएस डिडक्ट हुआ है, टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा तो फॉर्म 26A होता है। तो आपके लिए 3 चीजें हैं जो आपको पहुंचा देंगी तह तक। पहले इनकम टैक्स से ट्रांजैक्शन की डिटेल, फॉर्म 26A कि टीडीएस कहां कहां डिडक्ट हुआ है। दूसरा, जीएसटी डिपार्टमेंट से कौन कौन सी सेल ऑफ गुड्स है, क्योंकि आप तो किसी व्यापारी के रूप में रजिस्टर्ड हो ही नहीं, आपने ना ही अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है। बिल्कुल। जहां तक मैं समझ पाया हूं, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी नहीं भरा, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी आपको काफी डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। जिस प्रेमिसेस से आप ऑपरेट कर रहे हैं उसका एड्रेस भी देना पड़ता है, फिर यह भी दिखाना पड़ता है कि वो प्रेमिसेस आपका है या रेंट पे है, तो रेंट एग्रीमेंट है। तो मुझे लगता है कि आपने वो नहीं बनवाया। देव तो साहब, जरा कौन सी संक्षिप्त में transactions ये है? भी पूछ लीजिए, क्योंकि आकाश जिंदल साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। छात्र को आखिर क्यों जानकारी प्रदान नहीं की गई? वो कह रहा है कि वो जीएसटी ऑफिस भी गया, अगर डिटेल्स मांगी जाएगी तो बिल्कुल ट्रांजैक्शन का पूरा हिसाब किताब निकलेगा। बिल्कुल दीपक, इनकी समस्या यही तो है। ये पिछले 1.5 महीने से भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई किसी जानकारी देने का तो जानकारी, इनकी बात सुनने तक को तैयार नहीं है। फिर भी हम उन्हीं से बात करते हैं जो इसके एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। उनका कहना ये है कि वो ट्रांजैक्शन की डिटेल जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको मिलेगी, मिलना चाहिए। और जीएसटी एक केवल ऐसे आसानी से नहीं बन जाता, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, जिसमें प्रोमाइसिस का डॉक्यूमेंट भी लगता है, अगर किराए पे लिया है तो किराएनामा लगता है। तो ये सारे कागजात जो है ना आपको जीएसटी से मिलना चाहिए, वो मिल क्यों नहीं रहे? पता नहीं है वो क्यों नहीं दे रहे हैं। हाँ, मेरा एक कहना ये भी है कि मेरे नाम से जो जीएसटी फर्म बनी हुई है, मेरे नाम के एड्रेस हैं दिल्ली और पुणे में, जबकि मैं वहाँ कभी गया ही नहीं हूँ। चलिए, ये दीपक, एक बड़ी उलझी हुई पूरी कैसेट समझ आ रही है देव साहब, और छात्र काफी परेशान हो रहा है। आप बने रहे हमारे साथ। अब मैं, चूंकि आकाश जिंदल जी ने बहुत अच्छी बात कही है, अश्वनी जी आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि बैंकिंग एक्सपर्ट हैं आप और शायद आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। आधुनिक युग में, बदलते जमाने में टेक्नोलॉजी ने जितने हमें फायदे दिए हैं उतने ही हमें नुकसान भी उठाना पड़ रहे हैं। हमारे साथ किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं आजकल आप बहुत बखूबी जानते हैं, लेकिन इस छात्र की समस्या क्या है, स्कैम किस तरह से हुआ है, आप तो समझ ही गए। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन होता है, कई दफा बैंकिंग जो पार्टनर होते हैं या जिस बैंक के माध्यम से होते हैं उसके पास तो पूरा लेखा जोखा होता है। छात्र अभी बेरोजगार है, इंग्लिश की मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा है, उससे तो कुछ पता ही नहीं है कि आखिर कहां उसके नाम की जीएसटी फॉर्म चल रही है, कहां से ट्रांजैक्शन हुए हैं। क्या कहेंगे अश्वनी जी? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि ये जो बात आप कह रहे हैं, सीधा सीधा इनको जो है साइबर क्राइम में जो है ये साइबर क्राइम देखेगा कि कहाँ बैंक से कहाँ। ये इस बेचारे को बैंकों में भागने की जरूरत नहीं है, इसको है साइबर क्राइम में एफआईआर करवा देनी चाहिए कि मेरा पैन हुआ है, मिसयूज हुआ है और उसके नाम से ये सारा धंधा हुआ। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ये एफआईआर करा के अपना भूल जाना चाहिए। अब ये होता क्यों है, मैं आपको एक सिर्फ कहूं कि हम लोग बड़े लाइटली लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट पर भी दे देते हैं, अपना पैन कार्ड है, आधार है, कृपया जहां पर भी दें उस फोटो कॉपी के ऊपर
क्रॉस कर देंगे फॉर यूज ऑफ इस चीज के लिए दे रहे हैं। एक पैन कार्ड दे दिया, किसी प्राइवेट बैंक को दिया या कहीं एजेंसी में दिया, तो वो उसका मिसयूज जो है आज हो रहा है। तो इसलिए जो है कृपया जो है अब को इस प्रकार से कहीं पर वो भी मत दें। किसी वेबसाइट पे लॉग इन करके वहां कोई अगर आपसे ये डाटा मांगता है तो मत दीजिए जब तक कि वो कोई सिक्योर नहीं है। तो हमें सुरक्षा का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। अपने ये जो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे पैन कार्ड है, चाहे आधार कार्ड है, इसके बेस के ऊपर कहाँ क्या खेल हो जाता है वो आपको पता भी नहीं होगा। आपका बैंक से लोन ले लेगा, क्रेडिट ले लेगा, कोई भी लोन ले लेगा और बाद में आपको पता लगेगा। क्योंकि ये जो क्रॉस चेक है बैंकों में ये नहीं हो पा रहा, वो होना चाहिए। टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के सेफ गार्ड भी कुछ हमें करने हैं, कुछ एजेंसीज को करना है। एक छोटी सी चीज अश्वनी जी, मेरा सप्लीमेंट सवाल है, आपसे समझना चाहूंगा, फिर मैं मोनाली जी के पास आऊंगा। क्योंकि आप भी जानते हैं आज देश में आबादी इतनी हो गई है और करीब करीब हर कोई लोन चाहता है। बैंक कहते हैं कि आप घर बैठे आप लोन पाइए, ऑनलाइन पद्धति से लोन पाइए, आपको बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं है। और जो लोन लेना चाहता है, जो बैंक का कस्टमर है, वो खुद इस लाइन में लगना नहीं चाहता, वो खुद चाहता है ऑनलाइन जो भी प्रोसेस है जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए और उसके खाते में पैसा आ जाए लोन अमाउंट का। इसी बात का कुछ स्कैमर्स भी फायदा उठाते हैं, डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, फिर लोन देते नहीं है। तो ऐसे में जो लोन चाह रहा है वो कैसे बचाव करे? नहीं, मैंने वही कहा ना कि भाई देखिए, ऐसा आपके मध्य प्रदेश में तो ऐसे बहुत सारे कि लोन देने वाले जो ऐप है और उससे कितना लोगों, किसी भी ऐप में मत जाए, किसी प्राइवेट एजेंसी में जाए, को कुछ भी चाहिए सरकारी बैंक के पास जाए और जो भी डॉक्यूमेंट बैंक में भी देते हैं, सरकारी में भी देते हैं, अपलोड भी कर रहे हैं, उसको क्रॉस करके लिखिए फॉर द यूज ऑफ, ताकि वो कहीं पर भी मिस यूज नहीं होगा। वो लिखा होगा तो ऑथेंटिकेटेड है, वो बाद में ये पता रहेगा कि इस चीज के लिए दिया गया था। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मोनाली जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि पूरा मामला क्या है आप भी समझ गई होंगी। अगर 46 करोड़ का नोटिस छात्र को नहीं पहुंचता तो उसे शायद पता भी नहीं चलता कि उसके नाम पर उसके पैन कार्ड को आधार बनाकर इस तरह से जीएसटी फर्म संचालित की जा रही है। कैसे किसी आम नागरिक को, एक आम देशवासी को कैसे पता चलेगा कि उसके आधार कार्ड या उसके पैन कार्ड का, उसके किसी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है? सर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये पता कैसे चलेगा। इसके लिए जरूरी ये है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा कुछ हो ही ना कि कोई हमारा डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज कर पाए। मैं बहुत रूट लेवल से आपको सिक्योरिटी के लिए जानकारी देना चाहूंगी और चाहूंगी कि मुझे 2 से 3 मिनट का वक्त दिया जाए ताकि मैं सारी बातें अच्छे से हमारे व्यूअर्स को बता पाऊँ। सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी से भी शेयर करने से बचिए। स्पेशली आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड को लोगों से साझा करना बंद कीजिए। अगर आपको कहीं अपना आईडी प्रूफ देना भी होता है तो आप अपना वोटर आईडी दीजिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए। और जैसा कि अभी सर ने बताया, आप उसको क्रॉस करके वहां पर रीजन लिखिए कि आप किस कारण से इसको साझा कर रहे हैं और किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को आप साझा कर रहे हैं, किस दिनांक को कर रहे हैं। और वहां एक, अगर हो पाए तो एक टिप लिख दीजिए कि इस दिनांक के बाद इसका इस्तेमाल कहीं और ना किया जाए। ये एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना पब्लिक जो नंबर होता है, पब्लिक मोबाइल नंबर, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जो मोबाइल नंबर आप अपना ऑलरेडी पब्लिक को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को दे चुके हैं, वो नंबर आप बैंक में रजिस्टर न करवाएं। अपराधी जानते हैं कि ओटीपी इसी पर आना है और बहुत सारी सुविधाओं के लिए ओटीपी जब उसी नंबर पर जाता है तो उसको बाईपास करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सुरक्षा के लिए आप एक अलग मोबाइल नंबर इस्तेमाल करें और केवल वही नंबर आप बैंक में इस्तेमाल करें, उसको आप अन्य किसी से साझा ना करें। एक तीसरी जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, एक ही ईमेल आईडी का वो इस्तेमाल करते हैं और उसका भी पासवर्ड उनको याद नहीं रहता या तो बहुत लंबे समय तक वो उसको बदलते नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेशली बैंकिंग सर्विसेज के लिए और ऑफिशियल वर्क के लिए आप एक अलग अपना एक अलग ईमेल एड्रेस बनाएं और उसको कड़ी सुरक्षा दें। लेवल 2 वेरिफिकेशन का इस्तेमाल याद से करें। आधार कार्ड की सुरक्षा के लिए जरूर बताना चाहूंगी, आधार कार्ड को लॉक करने की भी फैसिलिटी आपको UIDAI की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप वहां पर जाइए, माय आधार वाले ऑप्शन पर जाइए। जब आप वहां जाएंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जनरेट वर्चुअल आईडी, वर्चुअल आईडी जनरेटर। आप अपनी VID जनरेट कीजिए। उसके बाद वहीं आपको एक ऑप्शन दिखेगा, लॉक अनलॉक आधार। वहां जाकर आप अपनी डिटेल फिल करके आप अपना आधार कार्ड लॉक कर सकते हैं, जिससे कि आपके बायोमेट्रिक का कोई मिसयूज ना कर पाए।
इसके अलावा और इन चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि कहीं आपके सिम को तो हैक नहीं किया गया है या आपकी कॉल या एसएमएस फॉरवर्डिंग तो नहीं हुई है, क्योंकि जब भी यूजर का वेरिफिकेशन करना होता है मोबाइल और ईमेल एड्रेस के जरिए ही होता है। इसको चेक करने के लिए आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल करें और उनको पूछें कि हमारी सिम पर कौन कौन सी सर्विसेज कंटिन्यू चल रही हैं, क्या कोई ई सिम जनरेटेड है या कोई अदर सर्विस चालू है। अगर एसएमएस फॉरवर्डिंग या कॉल फॉरवर्डिंग चालू पाई जाती है तो उसको आप खुद कह सकते हैं ऑपरेटर्स को, वो बंद कर देते हैं। इसके कुछ यूएसएसडी कोड भी होते हैं, लेकिन उतना गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से जब कॉल करके बात करेंगे तो वो आपको बता देते हैं। इसके भी अलावा इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि इनको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। जांच करना पुलिस का काम है, ये प्रॉपरली एफआईआर करवाएं और ये केस बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी कंपनी जब रजिस्टर होती है तो बहुत लेवल के वेरिफिकेशन होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है, डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन होता है, हर 30 डेज में पेमेंट करके चेक करनी पड़ती है कि डायरेक्टर प्रॉपरली यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अपनी जानकारी वो MCA 21 पोर्टल पे जाके डायरेक्टर DIN इंफॉर्मेशन में भी चेक कर सकते हैं। तो सभी यूजर एक अपना नाम एटलीस्ट वहां पर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन में जाकर चेक कर सकते हैं कि कहीं उनके नाम से तो कोई कंपनी ऐसी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और सुरक्षा के लिहाज से एक और चीज यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कभी भी किसी के भी डिजिटल डेटा का दुरुपयोग कहीं भी हो सकता है। ये तो हमने एक कंपनी का उदाहरण देखा कि कैसे इस तरह से ट्रांजैक्शन किया गया, कई बड़े लेवल के क्राइम हो जाते हैं। तो लोगों को एक बहुत बड़ी बात जो समझना है वो ये है कि उनके आधार कार्ड के बेसिस पर या उनके आईडी प्रूफ के नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिवेटेड हैं। तो इसको चेक करने के लिए भी एक तरीका है, संचार साथी पोर्टल है। आप जब उस पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक टैपकॉप का ऑप्शन मिलेगा, टैपकॉप। जब आप वहां पर अपना मोबाइल नंबर डालकर सर्च करेंगे तो आपको OTP आता है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं। जो आपके नंबर नहीं हो उनको इमीडिएटली वही रिपोर्ट करके बंद करवा दें। काफी हद तक इससे बचा जा सकता है। आपने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मोनाली जी दी है और शायद दर्शकों को एक बड़ा काम भी आएगी। आकाश जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर FIR करानी है साइबर क्राइम में या नॉर्मल पुलिस में, यू नीड टू हैव द फैक्ट्स विद यू। तो उससे पहले ये जानकारी बहुत बहुत जरूरी है। कहीं भी आप जाएंगे आपसे पूछा जाएगा कि फैक्ट्स क्या हैं केस के। FIR से पहले यू मस्ट नो। तो इसलिए इनकम टैक्स और GST दोनों से आपका राइट बनता है डिमांड करना। आप RTI फाइल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कि मेरी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसपे टैक्स डिमांड किया जा रहा है, उन पे आप जो है उनको रिप्लाई दे सकते हैं। साथ ही साथ RTI फाइल कर सकते हैं। दोनों डिपार्टमेंट्स आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है, किसके साथ आपने डील किया है, सामान बेचा है, सर्विसेज दी है। तभी तो जाके जो है इन्वेस्टिगेशन होगी। जब आपके पास एक मटेरियल होगा कि क्या हुआ है, जब आप फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस मेंशन करेंगे, उसी के बाद तो इन्वेस्टिगेशन होगी। उसी के बाद देखा जाएगा कि ये इशू जो है साइबर क्राइम का है या नॉर्मल पुलिसिंग का है या इनकम टैक्स और GST के अंदर कोई पैन नंबर ओवरलैप कर गया या गलत मेंशन हुआ है। तो आई थिंक सबसे पहले फैक्ट्स की जानकारी लें, कौन सी ट्रांजैक्शन है, कौन से व्यक्तियों के साथ डीलिंग है, कैसे टैक्स कैलकुलेट किया गया है, और इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यू हैव ऑल द राइट टू नो दैट। चलिए, बेहद संक्षेप में, मेरे पास समय की कमी है। अश्विनी जी बेहद महत्वपूर्ण मैं समझता हूं एक सार्थक चर्चा हुई है। मोनाली जी ने भी बहुत अच्छी बातें कही है और आकाश जी ने भी उस पर प्रकाश डाला है। अश्विनी जी। नहीं, बिल्कुल। हमें जो है ना सुरक्षा, तो उसके लिए जो चीजें हैं, किसी भी को हम जो है उसको लिंक को ऐसे क्लिक ना करें। कहीं जो है अपना कार्ड देते हैं तो उसका भी ध्यान रखें, कहीं डेबिट कार्ड ये वो मत दें। तो सुरक्षा जो है अपने आप ही अपनानी पड़ेगी, तभी हम बचाव कर सकते। जो इस तरह से फ्रॉड करने वाले वो तो रोज नए तरीके को अपना रहे हैं, आपको लालच दे रहे हैं, लोन का लालच, बिल्कुल इंश्योरेंस का क्लेम का लालच दे रहे हैं। तो इसलिए बचना में ही है, वो तो तैयार बैठे हैं आपको लूटने के लिए। ठीक है देव साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस पीड़ित छात्र को भी हमारे सामने लाने के लिए। मोनाली जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया आकाश जी। और अश्विनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। एक सार्थक चर्चा हुई। हमारे दर्शकों को उम्मीद है कि बहुत सीखने को मिला होगा कि हमें किस तरह से सावधानी रखनी है, क्योंकि कहीं आप ना हो जाए शिकार। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।